हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे और उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं उस क्वेश्चन को। z इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। ये सममित संख्या है। बोल रहा है इस सममित संख्या का मॉड z क्या होगा, मतलब मापांक कितना होगा। एक सममित संख्या दिया z इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। तो बोल रहा है इसके मॉडुलस, अगर उसका मॉड लें तो कितनी वैल्यू आएगी, मतलब उसका मापांक निकाले तो कितनी वैल्यू आएगी। चलो देखते हैं दोस्तों। तो z इक्वल टू, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग इस सममित संख्या को सॉल्व करते हैं। फिर इस सममित संख्या को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। चलो एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस आई से हम जब इसमें भाग देंगे तो 1 माइनस आई कट जाएगा, तो 1 प्लस आई बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई हो गया माइनस। जब हम 1 प्लस आई से इसमें हम भाग देंगे तो 1 माइनस आई बचेगा, तो उसमें 1 माइनस आई में मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो और आगे चलते हैं दोस्तों। इसका करेंगे तो ए प्लस बी यानी 1 प्लस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, इसका करेंगे क्वेश्चन ए माइनस बी, क्वेश्चन ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। चलो क्वेश्चन आगे देखते हैं। 1 प्लस यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए कोष्टक ए माइनस बी, ए कोष्टक ए प्लस बी। ये सब फार्मूला है जो कि हम यूज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। और इससे हम लोग खोल देते हैं 1 प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, यानी 1 का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i माइनस, इसका भी कर देते हैं 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2i अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर कहें 1, आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होती है -1, और रख देते हैं -1, माइनस पहले से है तो +1 हो जाएगा। और आगे देखते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, आई का स्क्वायर करेंगे तो -1 प्लस 2i माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, आई स्क्वायर का -1 प्लस माइनस 2i अपॉन 1 प्लस 1 2, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, +1 -1 कैंसिल हो गया, 2i माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा इंटू 2i अपॉन 2। और आगे चलते हैं। z इक्वल टू 2i प्लस 2i अपॉन 2, इसका निकालते हैं 2i यानी 4i अपॉन 2। जब इसका भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी z जो हमारा सममित संख्या है वो कितना आ गया, 0 प्लस 2i। ये हमारी सममित संख्या आ गई। अब इसका मापांक निकालते हैं। मॉड z इक्वल टू क्या होता है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 0 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। 0 और 4 ऐड करेंगे तो 4 आएगा। 4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी मॉड z इक्वल टू कितना आ गया, 2। यानी ये जो सममित संख्या थी उस सममित संख्या का मापांक कितना होगा, 2 होगा। इस तरह से हम लोग मापांक निकाल सकते हैं। चलो दोस्तों, और दूसरा जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसको देखते हैं।
जेड इक्वल टू -1 माइनस आई का पोलर फॉर्म क्या होगा। बोल रहा है जेड इक्वल टू अगर -1 और माइनस आई हो तो इसका पोलर फॉर्म क्या होगा। पोलर फॉर्म निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, पहले फॉर्मेट हम लोग निकालते हैं पोलर फॉर्म का। ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये है हमारा ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमें आर की जरूरत पड़ेगी और थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो आर हम निकाल लेते हैं। आर निकालने के लिए रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया रूट में 2। आर की वैल्यू कितनी आ गई रूट में 2। अब थीटा की वैल्यू निकालो। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए। बी मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए। बी कितना है -1 है, ए कितना है -1 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1। tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। तो हम रख दिए tan इनवर्स में, और tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारी पाई बाई 4। अब हम कन्वर्ट कर देते हैं ध्रुवीय रूप में। z इक्वल टू आर, आर की वैल्यू कितनी है रूट में 2 cos थीटा, यानी cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन थीटा साइन पाई बाई 4 रूट में 2। cos पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपान रूट में 2, 1 अपान रूट 2 रख दो भाई, प्लस आई 1 अपान रूट में 2। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस आई अपान रूट में 2, रूट में 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस आई। जेड इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस आई। यानी इस सम्मिश्र संख्या का जो ध्रुवीय रूप है कितना है, इस सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप z इक्वल टू 1 प्लस आई है। तो इसी तरह से हम जो है क्वेश्चन को ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन जो दिया था उसके बाद उसको देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन था हमारा z इक्वल टू साइन 60 प्लस आई cos 60। ये हमारा सम्मिश्र संख्या है z इक्वल टू साइन 60 प्लस आई cos 60। तो बोल रहा है इस सम्मिश्र संख्या का पोलर फॉर्म क्या होगा, यानी ध्रुवीय रूप क्या होगा। चलो देखते हैं। ध्रुवीय रूप में निकालने के लिए हमें पहले क्या जरूरत पड़ेगी, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। मतलब हमें r मिल जाए और थीटा मिल जाए तो हम ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो r निकालते हैं। r इक्वल टू रूट में a स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर 60। जब इसको सॉल्व करेंगे, हमने कक्षा 10 में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। वही पे यहाँ फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1। तो 1 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स बी बाई ए, यानी साइन 60, बी कितना है हमारा cos 60 है, अपान ए कितना है साइन 60 है। चलो भाई tan इनवर्स cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर cot थीटा, cot 60 हो जाएगा। तो tan इनवर्स, इसको हम cot थीटा को ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं tan 90 माइनस थीटा, इस तरह से कर दे। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा।
तो इसको फिर से हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। चलो फिर tan कैंसिल हो गया, यानी थीटा की वैल्यू कितना आ गई, 90 में 60 घटाओगे 30 डिग्री, यानी हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। चलो अब हम ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। ध्रुवीय रूप में हम कन्वर्ट करेंगे तो z इक्वल टू आर कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर की वैल्यू कितनी है 1, कास थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। तो कास 30 की वैल्यू कितनी होती है, रूट में 3/2, प्लस आई साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो या ऐसे ही रहने दो, रूट 3/2 प्लस i/2, तो z इक्वल टू हो गया रूट 3/2 प्लस i/2, यानी इस सम्मिश्र संख्या का z इक्वल टू साइन 60 प्लस आई कास 60 का जो ध्रुवीय रूप होगा रूट 3/2 प्लस i/2। इस तरह से हम जो है किसी भी सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो दोस्तों हम लोग टॉपिक पर आगे चलते हैं। दोस्तों हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था कोणांक के बारे में। आओ हम लोग कोणांक के बारे में थोड़ा चर्चा करके आगे चलते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z, चलो देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं इसका। बी ए थीटा, ये हमारा मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारा रियल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस यानी इमेजिनरी एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। तो यहाँ से हम अगर थीटा की वैल्यू निकाले तो कितना आएगा, tan इनवर्स b/a। ये हमने पिछली क्लास में देखा था कैसे थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको हम थीटा को आर्गुमेंट भी लिख सकते हैं, आर्गुमेंट z इक्वल टू tan इनवर्स b/a। चलो दोस्तों यहां तक तो हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था। अब आर्गुमेंट मतलब कोणांक की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोणांक कैसे अपना उसका गुण क्या होते हैं, आओ देखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट z, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट z, आर्गुमेंट z1 z2 इक्वल टू है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर कहीं पे आर्गुमेंट z1 अपॉन z2 है तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2। अगर कहीं पे आर्गुमेंट z की पावर k है तो उसको हम लिख सकते हैं k आर्गुमेंट z। इस तरह से हम लोग आर्गुमेंट को लिख सकते हैं। कहीं पे हमें क्वेश्चन दिया है इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, आप उसकी प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज कर सकते हैं। सेम टू लॉग प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जैसे लॉग की प्रॉपर्टी फॉलो करती है, अगर दो संख्याओं को मल्टीप्लाई किया उसको हम अगर अलग करें तो वो प्लस हो जाता है, डिवाइड है तो उसको हम अलग करें तो माइनस हो जाता है, अगर पावर के रूप में है तो पावर आगे आ जाता है। जैसे लॉग फंक्शन करता है हमारा बिहेव, उसी तरह हमारा आर्गुमेंट भी करता है। तो दोस्तों और आगे चलते हैं। आर्गुमेंट जेड पे आधारित प्रॉपर्टी के आधारित हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। जेड इक्वल टू दिया है आई लॉग 2 माइनस रूट 3i। तो हम क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप कॉस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करिए। क्वेश्चन है जेड इक्वल टू आई लॉग 2 माइनस रूट 3i, तो आप कॉस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करिए। कॉस जेड की वैल्यू क्या होगी, चलो देखते हैं। इसको हम लोग जेड इक्वल टू आई लॉग 2 माइनस रूट 3i लिख सकते हैं, वही हमारा क्वेश्चन है। तो हम इस तरफ क्या करते हैं, माइनस आई से
आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। -1 से अगर यहाँ माइनस पहले से है, -1 और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा, यानी जेड हो जाएगा। एक आई काट देते हैं तो -i(z) = log 2 - √3i। जब यहां से लॉग हटाएंगे तो ये हमारा इस तरफ जाएगा, तो ये पावर में हो जाएगा, यानी ई हो जाएगा -i(z). ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल में ये हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। जब इस तरफ लॉग हटाते हैं उस तरफ हमारा पावर में कन्वर्ट हो जाता है, 2 - √3i। और देखते हैं दोस्तों, हमने पिछली यूलर फॉर्म में बताया था e⁻i θ कहीं दिया है तो हम उसको लिख सकते हैं cos θ + i sin θ। यूलर फॉर्म में बताया था हमने। -i θ है तो हम लिख सकते हैं cos θ - i sin θ। चलो देखते हैं, e⁻iz है तो उसको हम लिख देंगे cos θ मतलब cos z - i sin z बराबर 2 - √3i। अब हम इसको कंपेयर कर देते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था? cos z की वैल्यू, cos z = 2। अगर यहाँ पे sin z की वैल्यू पूछता तो कितना हो जाता? √3, क्योंकि माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो sin z = √3 हो जाएगा। इस तरह से हम जो है यहाँ पे cos z की वैल्यू फाइंड आउट करें। हमने देखो लॉग की हमने जो है आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी भी अप्लाई की। उस तरह कैसे अप्लाई होती है हमारी आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी? आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हमने क्वेश्चन भी किया। तो दोस्तों इसी तरह आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करके कहीं भी क्वेश्चन दिया हो तो कर सकते हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों। हमने दोस्तों पिछली क्लास में बोला था कि जो हमारा कोणांक होता है वो प्रिंसिपल वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे आज हम लोग देखेंगे। चलो देखते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z कहने का मतलब क्या है? हम इसको अगर हिंदी में बोले तो आर्गुमेंट z मतलब कोणांक का क्या अधिकार होता है, क्या अधिकार है उसके, कहने का ये मतलब है। तो जो आधिकारिक वैल्यू होती है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z, वो क्या होती है? जिस तरह से एक पेंडुलम घड़ी का एक मतलब क्राइटेरिया होता है। सपोज दैट एक पेंडुलम घड़ी है, तो इसमें देखोगे पेंडुलम घड़ी जो होता है एक यहां से हमारा ये लोलक घूमता है, यहां से घूमता है, इस तरह से चलता रहता है। तो इसी तरह से हमारा आर्गुमेंट z की भी एक निश्चित क्राइटेरिया होता है, उसी के बीच में उसका जो एंगल होता है वेरी करता है। तो वो कितना होता है? वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z होता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z लाइज करता है किसके बीच में? -π से π के बीच में वो मूव करता है। मतलब आप कभी भी आर्गुमेंट मतलब कोणांक की वैल्यू निकालते हैं वो -π से +π के बीच में ही उसका एंगल आएगा। अगर उससे अधिक आता है तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो इसीलिए हमें कभी कभी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं तो हमने तो एंगल निकाल लेते हैं आसानी से, θ = tan इनवर्स b/a से हम लोग एंगल तो निकाल लेते हैं, बट वो सही नहीं होता है, क्योंकि हमेशा जो आर्गुमेंट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू को ही मांगता है। तो क्वेश्चन में हमारा गलत हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमने तो क्वेश्चन सही किया था, बट क्वेश्चन वो सही नहीं होता है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा अगर कोणांक निकाल रहे हैं तो। चलो देखते हैं दोस्तों आगे कैसे निकालते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z किसके बीच में लाई करती है? -π से +π के बीच में लाइज करती है।
देखते हैं दोस्तों, सपोज दैट जो हमारी सम्मिश्र संख्या है z इक्वल टू a प्लस आई बी है। सम्मिश्र संख्या क्या है? z इक्वल टू a प्लस आई बी। चलो देखते हैं इसका जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सपोज दैट केस फर्स्ट लेते हैं। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, मतलब a जो है 0 से बड़ा हो और b भी 0 से बड़ा हो, तो हमारा जो, अगर इसको हम निर्देशांक के रूप में व्यक्त करें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा। किसमें जाएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो थीटा इक्वल टू ये हमारा z यहां पे आ गया। तो यहां से हम निकालेंगे थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, आर्गुमेंट z इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। अगर हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालें तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z इक्वल टू कितना होगा? वो tan इनवर्स b बाई ए ही होगा। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी? tan इनवर्स b बाई ए। दोस्तों इसको और सिंपल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जो है उसका पहले जो सम्मिश्र संख्या दिया गया है उसका हमें निर्देशांक निकालना होगा। निर्देशांक सपोज दैट अगर a इक्वल टू 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, b ग्रेटर देन 0 है, तो सपोज दैट हम सम्मिश्र संख्या मान लेते हैं 3 प्लस 2i होगा वो। तो ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आएगी? tan इनवर्स b बाई ए। तो चलो और दोस्तों और आगे चलते हैं। जब केस टू में अगर हम a इज लेस देन 0 कर दें और b इज ग्रेटर देन 0 कर दें, तो इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा? जब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या आएगा? थीटा ये आ जाएगा हमारा a इज लेस देन 0, मतलब a जो क्या है हमारा? निगेटिव है, यानी एक जो ओरिजिन से हमें वो क्या होगा? लेफ्ट साइड होगा। b इज ग्रेटर देन 0 मतलब b ऊपर होगा, तो ओरिजिन से ऊपर होगा। तो इसमें क्या हम अगर थीटा निकालते हैं तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। और आर्गुमेंट अगर हम निकालते हैं, आर्गुमेंट z इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालें, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z कितनी होगी? प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमें एंगल कितना फाइंड आउट करना पड़ेगा? ये एंगल कितना होगा हमारा? पाई माइनस थीटा। पाई मतलब ये टोटल कितना हमारा एंगल होता है? ये टोटल एंगल होता है 180, मतलब पाई माइनस इतना हम एंगल निकाल दे तो ये थीटा हो जाए। ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z इक्वल टू पाई माइनस थीटा। पाई थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी? tan इनवर्स b बाई ए। अगर हमारा जो सम्मिश्र संख्या दिया गया है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में जाता है तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आएगी? पाई माइनस tan इनवर्स b बाई ए। सपोज दैट जो सम्मिश्र संख्या है z इक्वल टू -3 प्लस 2i है, तो इसको हम अगर कोऑर्डिनेट के रूप में अगर हम करें तो -3 और 2 हो जाएगा। तो इस सम्मिश्र संख्या का अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं पाई माइनस tan इनवर्स b बाई ए आएगा। चलो दोस्तों और आगे चलते हैं। दोस्तों हम लोग केस 3 ले लेते हैं। यदि a की वैल्यू लेस देन 0 हो, b की वैल्यू लेस देन 0, मतलब a भी निगेटिव हो, b भी निगेटिव हो, तो हमारा जो निर्देशांक आ जाए वो थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा, यानी जो सम्मिश्र संख्या होगी वो थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगी। तो हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी आर्गुमेंट की, मतलब कोणांक की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी क्या होगी? और देखते हैं। थीटा निकालेंगे तो tan इनवर्स b बाई ए आएगा। आर्गुमेंट निकालेंगे तो tan इनवर्स b बाई ए। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z क्या होगा?
यहां से हमें ए एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होती है आर्गुमेंट की, वो लाइक कहां से कहां तक करती है, -π से π के बीच में। अगर ये एंगल हम निकाल लें तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 180 से अधिक हो नहीं सकता। 180 से अधिक नहीं होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं दोस्तों। ये एंगल निकालेंगे तो हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो हमारा जो, अगर हम घड़ी की दिशा में चलते हैं एंगल निगेटिव लिया जाता है। तो लेते हैं -π प्लस थीटा। अगर -π में से, मतलब ये पूरे टोटल में से अगर थीटा को निकाल दे तो हमारा ये एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू को शो करेगा, मतलब -π प्लस थीटा। -π, थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स b/a। इस तरह से अगर हमारा जो कोऑर्डिनेट है थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करता है, जो हमारी सममित संख्या है तीसरे कोऑर्डिनेट में लाई करती है, तो हमारे जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी आर्गुमेंट जेड की प्लस tan इनवर्स b/a होगी। सपोज दैट वो कोऑर्डिनेट इस तरह से है, z इक्वल टू -3 -2i है, मतलब -3 और -2 है। तो हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी, -π प्लस tan इनवर्स b/a होगी। दोस्तों अगर केस 4 ले लेते हैं, अगर a इज ग्रेटर देन 0, b इज लेस देन 0, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, आओ देखते हैं। तो हम थीटा अगर निकालते हैं तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b/a ही आएगा। उसी को हम अगर आर्गुमेंट जेड भी लिख सकते हैं, आर्गुमेंट जेड इक्वल टू tan इनवर्स b/a। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड क्या होगी, आओ देखते हैं। हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो ए एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। अगर हम घड़ी की दिशा में चलते हैं तो हमारा जो एंगल होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है। तो मतलब जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड होगी -θ होगी। क्या होगी, -θ। तो -θ की वैल्यू अगर हम थीटा की वैल्यू उठा कर रखें तो क्या आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, tan इनवर्स b/a आ जाएगा। इस तरह से हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। कहीं भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा कोणांक का, कहीं पूछता है कि इस सममित संख्या का कोणांक निकालिए, तो हमेशा ध्यान रहे हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। आओ इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों बोल रहा है कि z इक्वल टू 1 प्लस √3i हो, कोई सममित संख्या z इक्वल टू 1 प्लस √3i हो, तो उसका कोणांक क्या होगा, आर्गुमेंट जेड क्या होगा। तो आर्गुमेंट जेड निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि वो हमारा जो सममित संख्या है किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तभी हमें जो है आर्गुमेंट मतलब कोणांक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आओ देखते हैं। ये हमारा जो सममित संख्या है 1 और √3 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जा रहा है, क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट का साइन फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस, सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस, थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में प्लस। इस तरह से हमारा साइन चलता है हमारा कोऑर्डिनेट में। चलो देखते हैं दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी मैंने बताया था, पहले tan निकाल लेते हैं। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b/a, मतलब √3/1। तो tan इनवर्स b कितना, √3/1 मतलब √3, तो हो जाएगा tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है, tan π/3 की वैल्यू होती है रूट में 3। तो tan ये कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू आ गई π/3। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड कितनी होगी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो tan इनवर्स b/a होती है, मतलब tan इनवर्स b/a कितनी हो गई, π/3।
इस तरह से हम जो है कोणांक निकाल सकते हैं किसी समिश्र संख्या का। बोल रहा है z इक्वल टू माइनस रूट में 3 और माइनस आई हो तो कोणांक क्या होगा। कोणांक निकालते हैं दोस्तों। कोणांक निकालने के लिए सबसे पहले मैंने बताया कि उसको हमें ध्यान रखना होगा किस कोऑर्डिनेट में है हमारा। ये जाएगा हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा तो चलो देखते हैं। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए -1 अपॉन माइनस रूट में 3। तो tan इनवर्स b बाई ए मतलब ये हमारा tan कितने की वैल्यू होती है 1/√3, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो tan 30 हम लिख सकते हैं tan π/6। tan कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z जो होगा मतलब कोणांक जो होगा हमारा कितना आएगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है दोस्तों -π प्लस tan इनवर्स b बाई ए, ये होता है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। तो हमारी प्लस tan इनवर्स b बाई ए की वैल्यू कितनी आई है π/6 रख देंगे तो हमारा जो कोणांक निकलेगा -5 π/6 आएगा। जो हमारा कोणांक निकलेगा -5 π/6, यही हमारा सही आंसर होगा, ना कि ये आंसर हमारा सही होगा। ये तो हमने थीटा की वैल्यू निकाली, लेकिन कोणांक जो आएगा हमारा -π/6 आएगा। इसी तरह से हम किसी भी सम्मिश्र संख्या का कोणांक निकाल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से और भी बहुत सारे कोणांक पे आधारित क्वेश्चन है, उसको आप जो है z इक्वल टू -1 प्लस रूट में -3 है तो इस सम्मिश्र संख्या का आप कोणांक निकालिए और इसको ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करिए। चलो देखते हैं दोस्तों कैसे करना है। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले सॉल्व करते हैं। -1 प्लस रूट में 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं -1 गुणे 3। तो इसको -1 प्लस रूट में -1 गुणे रूट में 3, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 प्लस आई इक्वल टू हम लोग जानते हैं कितना होता है -√1। तो आप देखते हैं यहाँ आई हो जाएगा, ये √3 आ जाएगा। तो यानी जो हमारी सम्मिश्र संख्या निकली क्या निकली -1 प्लस आई √3। तो बोल रहा है इस सम्मिश्र संख्या को आप ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करिए और कोणांक भी निकालिए। चलो देखते हैं। तो पहले थीटा निकालेंगे। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए। b कितना है √3, a कितना है -1। तो आएगा tan इनवर्स b, ये आ गया √3। तो tan इनवर्स ये आएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं tan 60 की वैल्यू होती है √3। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो हम -√3 लिख सकते हैं, मतलब -π/3 यानी tan 60 डिग्री। तो tan इनवर्स tan -π/3। तो tan कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई -π/3। थीटा की वैल्यू तो हमें मिल गई। अब कोणांक निकालते हैं। कोणांक निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z चाहिए। मतलब कोणांक निकालने के लिए हमें सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होगा। प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। देखो दोस्तों ये किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, ये जो है हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है। सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा तो क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z पाई माइनस थीटा होता है। पाई माइनस थीटा की वैल्यू हमारा कितना मिला है -π/3। तो आ जाएगा पाई प्लस π/3 आएगा 4π/3। ये हमारा आ गया प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट z। मतलब कोणांक कितना हमारा निकलेगा इस सम्मिश्र संख्या का 4π/3। अब हमको
ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करने के लिए r चाहिए, r निकाल लेते हैं। r इक्वल टू रूट में a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, रूट में 3 स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, इसको निकालेंगे करेंगे तो 4 हो गया, 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। तो हमें दोनों मिल गया, थीटा भी मिल गया, आर भी मिल गया। तो ध्रुव रूप में कन्वर्ट कर दो। जेड इक्वल टू आर, आर मतलब 2 कास थीटा, थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 3 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 3। और देखते हैं दोस्तों 2 कास माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, कास थीटा। माइनस आई साइन, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो मतलब माइनस आगे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और देखते हैं दोस्तों कास थीटा, कास माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कास थीटा होता है हमारा। कास माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ये हम जो है हाई स्कूल में पढ़ लिए हैं। तो ये हमारा जो है ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट हो गया। अब वैल्यू अगर रख दें 2 कास 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट में 3/2। और देखते हैं दोस्तों z इक्वल टू आ गया हमारा, z इक्वल टू हमारा आ गया 2 1/2 माइनस रूट में 3i/2। इसका जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस रूट 3i/2। 2 कैंसिल हो जाए, z इक्वल टू का आ गया हमारा 1 माइनस रूट में 3i। यानी इस सम्मिश्र संख्या का जो ध्रुवीय रूप होगा कितना होगा 1 माइनस रूट 3i होगा। और कोणांक कितना होगा इस सम्मिश्र संख्या का 4π/3। इस तरह से हम जो है किसी सम्मिश्र संख्या का कोणांक निकाल सकते हैं, उसको ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी बोला हो क्वेश्चन में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रहे हमेशा कोणांक निकालते समय हमें जो है प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए हमारा एग्जाम में क्वेश्चन गलत होता है। हम सोचते हैं कि मैं तो जो है क्वेश्चन तो करके आया हूं, मेरा तो सही था कोणांक निकालने वाला क्वेश्चन, बट कोणांक जो है हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू बोलता है निकालने के लिए, तो ये चीज ध्यान रखना। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, 1-2 क्वेश्चन आप और करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक के आगे मिलेंगे। z इक्वल टू 1 प्लस 2i 1 माइनस 3i। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों z इक्वल टू 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 3i। इस सम्मिश्र संख्या का आप जो है मापांक ज्ञात कीजिए और कोणांक ज्ञात कीजिए।